वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन का आगे का पार्ट। तो जो अब हमें इसमें देखेंगे कि जो अमाउंट डिज़ोल्व होता है, मतलब ऑक्सीजन जो कि पानी में डिज़ोल्व होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है ना एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है एज देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं, और एक्वेटिक होते हैं जो कि रहते हैं पानी में। तो जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, क्योंकि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। फिशेस जो हैं, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो फिशेस जो हैं वो वाटर में होती हैं, वाटर से अपने माउथ से माउथ तो इसमें क्या है, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ से पानी लेती हैं और फोर्स करती हैं, फोर्स इट पास द गिल्स, जो उनकी गिल्स होते हैं उसमें पास करती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन वो ले लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर है वो इजीली ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। तो ये ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब की जाती है। ऑल दीज ऑर्गन्स have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। तो हमारी बॉडी के, हमारी चाहे ह्यूमन की बॉडी हो चाहे बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स हो उनकी बॉडी हो, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो ऑक्सीजन को इन अंदर लेने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ऑक्सीजन के इनटेक के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं काफ़ी सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी बॉडी में होते हैं लंग्स। इसी तरीके से बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। तो एक्सचेंज हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो काफ़ी डेलिकेट सा वो सरफेस होता है जहाँ से ये प्रोसेस चल रहा होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। तो ये जो सरफेस है जहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो ये जो ऑर्गन है ये बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है, ये काफ़ी नाजुक होता है। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो इस तरीके का कुछ रास्ता भी होगा, कुछ पैसेज होगा जो एयर को अंदर लेकर के आएगा। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। तो एक मैकेनिज्म भी होगा जिससे किस तरीके से एयर अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। तो ह्यूमंस में एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रल्स। ह्यूमंस में जो नोस्ट्रल्स की हेल्प से एयर बॉडी के अंदर जाती है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। हमारी नाक में फाइन से हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, जिससे ऑक्सीजन फिल्टर होकर के अंदर जाती है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस। तो देखिए एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो एयर है वो बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के बाहर जाती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रल्स। तो जो हमारी नाक होती है, नोस्ट्रल्स होती है, इसकी हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर एयर जाती है। एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन इन द पासेज। तो फाइन हेयर्स होते हैं नोज में, तो उसके थ्रू जाती है, और जो गंदगी होती है वो नाक में रह जाती है, और बाकी जो फाइन, जो साफ क्लीन एयर है वो बॉडी के अंदर जाती है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस। ये हमने देख लिया। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। अब नोस्ट्रल से पास होने के बाद जो गला है, जो थ्रोट है, वहाँ से एयर पास होती है और फिर उसके बाद लंग्स में पहुँचती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज की रिंग्स जो हैं वो थ्रोट में प्रेजेंट होती है। अभी हम लोग फिगर देखेंगे तो इस तरीके की कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो कि थ्रोट में प्रेजेंट होती हैं। वो मतलब ये इंश्योर करती हैं कि जो एयर बॉडी के अंदर जा रही है वो मतलब ट्रैप ना हो या फिर कोलैप्स ना हो, जैसे कि जो हवा जा रही है वो टूटे ना। वैसे आप सोचेंगे हवा कैसे टूटेगी, तो मतलब एक है कि हवा सही तरीके से बॉडी में जाए, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे नेक में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे देखिए मोर टू नो में बताते हैं कि टोबैको या फिर टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि सिगार, सिगरेट, बीड़ी, ये सब लेते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। यूज़ ऑफ टोबैको इज़ कॉमनली अफेक्ट टंग, जीभ को अफेक्ट करता है अगर टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, लंग्स को, हार्ट को, लिवर को इफेक्ट करता है काफ़ी बुरी तरीके से। स्मोकलेस टोबैको जो होती है इस
ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीज़ एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। तो जो स्मोकलेस मतलब जिस टोबैको में स्मोक नहीं होती वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, कैंसर भी कॉज कर सकता है, पल्मोनरी डिजीज़ सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली डिजीज़ भी हो सकती है। देयर इज़ अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू च्यूइंग ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। तो गुटखा खाने की वजह से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मुंह वाला कैंसर हो जाता है, तो इसलिए प्रोडक्ट्स इन टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें और हेल्दी रहे। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी फिगर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये देखिए ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये पूरा पार्ट ट्रैकिया का है, नेजल पैसेज जो नाक वाला होता है, माउथ कैविटी जो मुंह के अंदर होती है, लाइरेक्स यहाँ पे आपके नेक में प्रेजेंट होता है, थ्रोट में, और ये लंग है, फेफड़े है ना, लंग है, और ये जो रिब्स हैं हड्डियाँ होती हैं ये है ना, अब ब्रोंकाई ये सब हम देखेंगे। अब पूरा यहाँ से देखते हैं विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट्स इन ब्लड लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एवियोली, या फिर सिंगुलर उसका एवियोल होता है। तो लंग्स के अंदर पैसेज जो होता है ना वो डिवाइड होता है छोटी छोटी ट्यूब्स में। तो आपकी मतलब जैसे कि सांस आई, हवा आई, तो छोटे छोटे पैसेजेस में ये डिवाइड होता जाता है, और फिर उसके बाद ये बलून जैसा छोटे छोटे पैसेज में डिवाइड हो, और उसके बाद में आगे बलून जैसे स्ट्रक्चर होता है विच आर कॉल्ड एल्वियोली, तो जिसको एल्वियोली कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से आई और फिर ऐसे छोटे छोटे पैसेज में डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पर एल्वियोली होती है, छोटी छोटी सी आगे स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोली कहते हैं। द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो एल्वियोली जो है वो प्रोवाइड करती है सरफेस जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो एल्वियोली की जो वॉल होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सटेंसिव सा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आर रिब्स एंड फ्लैटन आर डायफ्राम्स एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट। तो जैसे कि पिछले सालों में भी हम लोगों ने मतलब साइंस में पढ़ा था कि जब हम लोग सांस लेते हैं हमारी रिब्स जो है वो ऊपर उठती है। अभी आप सांस लेके देखिए तो आपका ऐसा होगा ना जैसे कि रिब्स ऊपर कुछ उठ रहा है, तो हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और हमारा जो डायफ्राम होता है ना वो फ्लैटन हो जाता है। तो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी जो रिब्स है ना, हमारी रिब्स ना ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है। ऐसे करके जब हम सांस लेते हैं रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और हमारा डायफ्राम्स फ्लैटन हो जाता है। ये है तो एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, जब हम लोग सांस लेते हैं ये हो गया। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। तो हम जब इसकी वजह से कि हमारा डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, रिब्स ऊपर हो जाती है, इसकी वजह से एयर लंग्स के अंदर चली जाती है, और लंग्स जो है लंग्स में जो एल्वियोली होती है ऐसे करके जो होती है ना वो एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि उसमें हवा बढ़ जाती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। तो जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लो रहता है पूरी बॉडी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है पूरी बॉडी से फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में जाती है, एंड द ऑक्सीजन इनटू द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। तो देखिए क्या होता है कि जो ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड आती है एल्वियोली में, और जो एल्वियोली में सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन आई थी वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। तो ब्लड देता है एल्वियोली को कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वियोली में जो सांस आई थी, जो एयर आई थी, उससे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है। तो ऑक्सीजन ब्लड से आती है एल्वियोली में। मतलब देखिए क्या है कि हम लोगों ने सांस ली तो हमने अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ली, अब ऑक्सीजन एल्वियोली में चली गई थी, अब एल्वियोली में ब्लड आया, ब्लड था कार्बन डाइऑक्साइड रिच, कार्बन डाइऑक्साइड थी ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चली गई, और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन आई थी बाहर से वो ब्लड में चली गई। अब एल्वियोली में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी हम लोग जब ब्रीथ आउट करेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. तो जब हम लोग की ब्रीदिंग साइकिल चल रही होती है, मतलब जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे होते हैं ना, तो उस समय पर हमारे लंग्स में इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है
ताकि हम लोग जब तक हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में और ना आ पाए तो मतलब स्टोरेज रहे, और कार्बन डाइऑक्साइड जब तक हम बाहर ना छोड़ें तब तक थोड़ा बहुत स्टोरेज मतलब बॉडी में रहना चाहिए। तो इतना रेसिडुअल वॉल्यूम होती है हवा की हमारे लंग्स में। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, अब एनिमल्स का अगर बॉडी साइज काफ़ी लार्ज होता है, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तब जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस की बॉडी का काफ़ी बड़ा है ना, बॉडी बड़ी है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ अंदर बाहर हवा नहीं हो सकती है। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें नॉर्मली अंदर आई हवा और फिर बाहर चली गई ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो इस तरीके का सिंपल सा प्रोसेस तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता नहीं है। Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it। तो जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जिन्हें बोलते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, लंग्स में पहुंचाते हैं और उन टिश्यूज़ तक पहुंचा देते हैं उसके बाद, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। तो ज़रा याद रखिए, ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन को उन टिश्यूज़ तक पहुंचा देता है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम ह्यूमंस में होता है हीमोग्लोबिन, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन का मतलब खूब सारे ऑक्सीजन रख लेता है अपने पास ये। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पुलस। तो ये जो पिगमेंट होता है वो रेड ब्लड सेल्स में आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आर ब्लड। तो आपको यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिली, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा पानी में डिजॉल्व होती है, इसलिए वो मोस्टली ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफ़र कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, और फिर इस ऑक्सीजन जो है वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाती है और हीमोग्लोबिन मतलब पहुँचा देता है ऑक्सीजन को उन सेल्स तक जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे आगे आता है, इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। अगर जो एल्वियोलर सरफेस है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग पूरा फैला देंगे तो लगभग 80 मीटर्स वो कवर कर लेगा। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज़? आपकी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है? इतना नहीं है। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो मतलब बहुत ज़्यादा एल्वियोली काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देती है, इसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो जाता है। इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आर बॉडी इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट आर टोज फ्रॉम आर लंग्स। तो मतलब ऐसा मानते हैं कि अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस ह्यूमंस की बॉडी में चल रहा होता, मतलब हीमोग्लोबिन ना काम कर रहा होता, तो ऑक्सीजन जो है हमारे लंग से हमारे घुटनों तक हमारे जो टोज़ है, हमारा जो अंगूठा है पैर का, उस तक पहुंचने में 3 साल लग जाते लंग से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में। तो इसलिए हीमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पार्ट इसका बचा है ट्रांसपोर्टेशन, तो वो भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।